Hello दोस्तों, welcome back to a Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the H3PO4 industry, means phosphoric industry. जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लगा लिए हैं तो वीडियो को मिस मत करिएगा, ना तो स्किप करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, देन रॉ मटेरियल, देन केमिकल रिएक्शन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजर्स, मतलब सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। और आपको मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, कि फॉस्फोरिक एसिड को इंडस्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आप सभी का पेपर का एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। केमिकल टेक्नोलॉजी का भी उसी में होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक केमिकल टेक्नोलॉजी की स्टडी बहुत ही अच्छे से नहीं करी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारा लेक्चर डालना है। सारी लेक्चर की वीडियो आप सभी को पॉलीटेक्निक केमिकल गुरु चैनल के अंदर केमिकल टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप सभी को मिल जाएगी। लेक्चर देखने के बाद दोस्तों आप सभी के पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना पाएँ, तो आप अपने चैनल में नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मात्र 21 रुपये में केमिकल टेक्नोलॉजी की नोट्स आप सभी को मिल रही है। नोट्स लेने के लिए क्या करना है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये फॉर पेड नोट्स लिखा हुआ है 92 60 95 43 48 मीन्स 92609543 पे कॉल करना है। उसके बाद आप सभी को कहना है कि मुझे नोट्स चाहिए, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि नोट्स को कैसे परचेस करना है। तो दोस्तों आप ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सभी को मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे ले जाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को सारी नोट्स देखने को मिलेगी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको मैं आप सभी को फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। अगर आप सभी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नोट्स चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसका उपयोग अधिकतर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अतिरिक्त सोप इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी होता है। मतलब या इसका कहने का ये मतलब है कि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4 उसका उपयोग हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में करते हैं और सोप इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर ले रॉ मटेरियल की, तो जो फॉस्फोरिक एसिड का मुख्य प्रयोग होता है वो पदार्थ फॉस्फेटिक चट्टान तथा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करके किया जाता है। मतलब फॉस्फोरिक एसिड को बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, फॉस्फेटिक चट्टान का और सल्फ्यूरिक एसिड का। और इसे किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, इसे हम वेट प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आप सभी को देखने को मिल रही होगी, जो कि क्या है CA3PO4 का होल ट्वाइस, उसके बाद 3H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 6H2O मतलब 6 मोलिकुलर ऑफ वाटर के साथ जब ये पूरी रिएक्शन होती है तब आपको यहाँ पे H3PO4 देखने को मिल रहा होगा, जो कि बन के मिलता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं दोस्तों, ये जो CA3PO4 का होल ट्वाइस है ये हमारा फॉस्फेटिक चट्टान है, और इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ में, तब जाके हमको फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये बताई गई है कि ये रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक तथा क्रिस्टलाइन यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिक एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपने कॉपी के अंदर लिख के आते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इस बच्चे ने स्टडी करी थी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने से ये एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया हुआ है, तो उससे वहाँ पे आपका ये बेनिफिट होता है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर से याद करके जाइएगा। मैं सारी इंडस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ। अगर आप सभी के पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जल में ये पूर्ण रूप से विलय होता है। विलय मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूबल। मतलब ये क्या होता है, अगर हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्या होगा, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। ये नॉन वोलाटाइल लिक्विड होता है, ट्राई बेसिक एसिड होता है। आई थिंक दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो लेक्चर को फिर से पीछे लेके चले जाइए, उसको दोबारा से समझ लीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब बात आती है दोस्तों यूजेस की। यूजेस क्या है, फर्टिलाइज़र के निर्माण में
धातुओं के कोरिजन से प्रोटेक्शन करने में। क्या है दोस्तों, इसका हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र के निर्माण में करते हैं। धातु मतलब जो भी मेटल होते हैं वो अगर कोरिजन में आ जाते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे? H3PO4 से, मतलब फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा धातुओं को कोरिजन से प्रोटेक्ट होने में बचाया जाता है। चीनी के बर्तनों में पॉलिश करने में, तो दोस्तों जो चीनी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, उनमें क्या करते हैं हम लोग? फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं इसको पॉलिश करने के लिए। परीक्षक के रूप में, टेस्टिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सब बात हो गई आप सभी के इंट्रोडक्शन पार्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या फिर इंडस्ट्री के अंतर्गत आप सभी का फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है। होम स्क्रीन पे आप सभी को फ्लो शीट डायग्राम देखने को मिल रहा होगा जो कि एक फॉस्फोरिक इंडस्ट्री की है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेकंड मैं ब्रश ले लेता हूँ। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फीडर देखने को मिल रहा होगा, इसका नाम फीडर है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका नाम फीडर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों फीडर का क्या काम होता है। सबसे पहले फीडर के द्वारा फॉस्फेट रॉक और हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्टर में भेजा जाता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ये फॉस्फेट रॉक को और हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहाँ भेजते हैं? रिएक्टर के अंदर। ये आप सभी को रिएक्टर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो आप क्या है, रिएक्टर में एजिटेटर लगे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये और ये दोनों आपके एजिटेटर हैं। एजिटेटर को हम एक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझिए कि एक गिलास में आपने पानी लिया है और पानी में चीनी रखा है। उसके बाद चीनी को आप कैसे घोलते हैं? चीनी को घोलने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो करते होंगे। जनरली आप एक स्पून लेते हैं, स्पून को लेने के बाद उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं। तब क्या होता है, जो शुगर क्रिस्टल होते हैं वो आपके वाटर में अच्छे से सॉल्यूबल हो जाते हैं, मतलब डिज़ोल्व होने लगते हैं। तो उस जगह पे जो आपका स्पून था वो एक एजिटेटर की तरह काम किया। एजिटेटर वो इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज़ हम लोग मिक्सिंग कराने के लिए करते हैं। आई थिंक दोस्तों आप सभी को एजिटेटर समझ में आ गया होगा। मैंने एजिटेटर को इतना ब्रीफली इसलिए बताया क्योंकि CRE मतलब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी आपका एजिटेटर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? एजिटेटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम मिक्सिंग कराते हैं। अब समझ लेते हैं दोस्तों। फिर रिएक्टर में CaPO4 का होल ट्वाइस H2SO4 और H2O आपस में रिएक्शन करते हैं और हमको वीक फॉस्फोरिक एसिड मिलता है जिसमें जिप्सम भी मिला होता है। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिलता है? वीक फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। यही प्रॉब्लम होती है और उसके साथ में हमको जिप्सम भी मिल जाता है। तो अब इसकी आगे की प्रोसेस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं? ट्रैवलिंग फैन फिल्टर के अंदर ले जाते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे लेके गए ट्रैवलिंग पैन फिल्टर के अंदर। तो ट्रैवलिंग पैन फिल्टर फॉस्फोरिक एसिड में से जिप्सम को अलग करने के लिए हम सॉल्यूशन को ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में भेजते हैं। तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड हमें प्राप्त हुआ है जो कि वीक है, उसको हम क्या करते हैं? ट्रैवलिंग पैन फिल्टर के अंदर लेके जाते हैं। किस लिए लेके जाते हैं? क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में हम फॉस्फोरिक एसिड से जिप्सम को अलग करते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी सेडिमेंटेशन के कारण सॉल्यूशन में नीचे की ओर बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? हमारा जिप्सम बैठ जाता है। और यहाँ पर हॉट वाटर की मदद से वॉशिंग की प्रोसेस भी की जाती है और यहाँ से जिप्सम अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए, यहाँ से हमारा जिप्सम आके निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेटलर की। सेटलर क्या है? अब सॉल्यूशन को सेटलर में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक बार रीचेक किया जाता है या फिर दोबारा से ये देखा जाता है कि जिप्सम की कुछ मात्रा हमारी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित तो नहीं है। कौन सा सॉल्यूशन की बात हो रही है? फॉस्फोरिक एसिड की। अगर उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर जिप्सम हमारा प्रेजेंट होता है तो उसे हम दोबारा से रिसाइकलिंग प्रोसेस में भेज देते हैं और फॉस्फोरिक एसिड जिसमें जिप्सम नहीं रहता है, जिप्सम, उसको हम सेटलर से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से लगभग हमें 40% सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। किस चीज़ का? फॉस्फोरिक एसिड का। यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेटलर का उपयोग क्या होता है? इसको रीचेक करना होता है कि इसमें हमारा जिप्सम की कुछ मात्रा तो नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों? रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर।
तो दोस्तों सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर मैं आप सभी को बता दूं एवापोरेटर क्या होता है, क्योंकि आपका जो एसटीओ है, एसटीओ मीन्स हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, एसटीओ में एक चैप्टर भी है एवापोरेटर का, जहाँ पे आप कप टाइप एवापोरेटर पढ़ेंगे, वर्टिकल टाइप एवापोरेटर पढ़ेंगे, मल्टी इफेक्ट एवापोरेटर पढ़ेंगे, सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी को एक एवापोरेटर की बेसिकली नॉलेज दे देता हूँ। एवापोरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे हम अपने सॉल्यूशन को लेके जाते हैं और सॉल्यूशन को हाईली कंसनट्रेटेड करने के लिए इसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट को हम लोग हॉट स्टीम के थ्रू रिमूव करते हैं, या फिर उसको हॉट पानी के थ्रू, मतलब उसको जो होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको गर्म करके वो उसमें से हम अपने सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं और सॉल्यूशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो एवापोरेटर यही डिवाइस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को रिमूव कराते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन को हाई कर देते हैं। तो एवापोरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है। अब इस जहाँ पे हम सिंगल एवापोरेटर की बात कर रहे हैं, तो सिंगल एवापोरेटर फॉस्फोरिक एसिड में किस लिए उपयोग में लाया जाता है इसको समझ लीजिए। अब 40% H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड को कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम H3PO4 के सोल्यूशन को सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर में भेजते हैं, जहां पर सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया जाता है और H3PO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। फिर हमको लगभग 75% तक हाईली कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर के बाद जो फॉस्फोरिक एसिड का परसेंटेज होता है वो कितना होता है दोस्तों, 75% तक, जो कि क्या होते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। अब इसको दोस्तों हम एक न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन के अंदर ले जाते हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कॉर्नर साइड में। ये क्या है दोस्तों, आपका न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हाईली कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड को फर्टिलाइजर के लिए न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन में भेजते हैं। मतलब अगर हमें जो हाईली कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड है उसको अगर हम फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करना चाहेंगे तो इसको न्यूट्रलाइजर सेक्शन के अंदर भेजना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर 93 से 98% तक H2SO4 की हेल्प से H3PO4 को न्यूट्रलाइज किया जाता है। मतलब यहाँ पे 93 से लेकर 98% तक सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम फॉस्फोरिक एसिड को न्यूट्रल करते हैं। अर्थात पीएच वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। पीएच वैल्यू हमारा 6 से 8 तक होता है और फर्टिलाइजर के इसमें NH3 को मिलाते हैं। अगर हम इसे फर्टिलाइजर के रूप में लेना चाहेंगे तो इसमें हम अमोनिया को भी मिलाते हैं। अब आता है दोस्तों रोटरी ग्रेनुलेटर। बात आती है दोस्तों रोटरी ग्रेनुलेटर की। न्यूट्रल H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड को रोटरी ग्रेनुलेटर में भेजा जाता है, जहां पर फीडर की हेल्प से पोटास क्रिस्टल और रोटरी में डाला जाता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रोटरी ग्रेनुलेटर के अंदर क्या काम होता है, जहाँ पर हम फीडर की हेल्प से पोटास क्रिस्टल को रोटरी के अंदर डालते हैं, जिसके बाद हमको ग्रेनुअल फर्टिलाइज़र मिलता है। तो रोटरी ग्रेनुलेटर का क्या काम होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फीडर की हेल्प से पोटास क्रिस्टल को डाल देते हैं रोटरी के अंदर। तो इसमें क्या होता है, हमें ग्रेनुलर फर्टिलाइज़र के रूप में फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। अब लास्ट आता है रोटरी ड्रायर। तो रोटरी ड्रायर क्या होता है, अब फर्टिलाइज़र में मॉइस्चर को हटाने के लिए रोटरी ड्रायर में भेजते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फर्टिलाइज़र के अंदर जो भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट है अगर वो प्रेजेंट रहता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम रोटरी ड्रायर का प्रयोग करते हैं। उसको हम रोटरी ड्रायर में भेज देते हैं, जहाँ पर हॉट एयर जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होता है उसके द्वारा फर्टिलाइज़र को ड्राई किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री का लास्ट टॉपिक है जो कि डबल डेक स्क्रीन है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन से हम ये समझ सकते हैं जो कि स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है हमारी। स्क्रीनिंग प्रोसेस आप सभी ने सेकंड सेमेस्टर में मॉस मतलब मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग के अंदर पढ़ा था, जिसका उपयोग क्या करना होता है दोस्तों, स्क्रीन एक छन्नी के जैसे होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी मैश साइज़ के पार्टिकल को हमें लेना होता है उतने मैश साइज़ के पार्टिकल को लेते हैं। इसमें हमारा एक आउटर साइज और एक इनर साइज के पार्टिकल होते हैं। जो भी इनर साइज के पार्टिकल होते हैं वो स्क्रीनिंग के दौरान मूव हो जाते हैं, पार कर जाते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस से, और जो आउटर साइज पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई स्क्रीन की। अब हम बात कर लेते हैं डबल स्क्रीन की, डबल डेक स्क्रीन की। अब दानेदार फर्टिलाइज़र, जो भी फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, जनरली अपने गांव में हम सभी फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं अपनी खेती को
उपजाऊ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब दानेदार फर्टिलाइज़र को अपने साइज़ के अनुसार प्राप्त करने के लिए फर्टिलाइज़र को डबल डेक स्क्रीन में भेज दिया जाता है। सेम प्रोसेस दोस्तों, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे करी जाती है। तो अब हम क्या है कि जो भी फर्टिलाइज़र हमको जितने भी साइज़ में चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए हम इसको डबल डेक स्क्रीन के अंदर भेजते हैं, जहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है और हमको समझ में आता है कि हमको कितने साइज़ के पार्टिकल चाहिए। तो जितने भी साइज़ के हमको पार्टिकल चाहिए होते हैं उसको हम स्क्रीनिंग प्रोसेस से प्राप्त कर लेते हैं। ओवर साइज़ दाने को रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। यहाँ पे ओवर साइज़ और इनर साइज़ या फिर अंडर साइज़ आप बोल सकते हैं। तो इनर साइज या अंडर साइज मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि स्क्रीनिंग के दौरान पास हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो स्क्रीनिंग के दौरान पास हो जाते हैं उन्हें हम फर्टिलाइज़र में ले लेते हैं। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में बस इतना भी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइज़र के रूप में निकल आता है। तो यही थी दोस्तों ये पूरी इंडस्ट्री। अगर आप सभी को समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।